अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मकासम सिद्दीकी है और आज के इस कोर्स में कंप्यूटर लॉजिक डिज़ाइन के हम देखेंगे हमारी प्रोसेसर की बेसिक्स के बारे में। क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह होते हैं, उससे पहले हमारे पास ये एक डायग्राम गिवन है जो हमारी टोटल सीपीयू के ओवरव्यू के बारे में बता रही है। जैसे हमें पता है इस कंप्यूटर लॉजिक डिज़ाइन के अंदर जो प्रोसेसर का पार्ट है वो प्रोसेसर पार्ट ऑफ सीपीयू है। तो उससे पहले हमने देखना होता है कि सीपीयू कितने कॉम्प्लेक्स हिस्सों के ऊपर वर्किंग कर रहा होता है या कितने कॉम्प्लेक्सिटी से गुजर रहा होता है अपनी वर्किंग को कंप्लीट करने के लिए। इस वर्किंग को कंप्लीट करने में जो बहुत हाथ होता है वो होता है प्रोसेसर का, जो डिफरेंट तरह के फंक्शंस को प्रोसेस कर रहा होता है। यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट तरह के एएलयूज लगे हुए हैं। एडर्स का एएलयू है, दूसरे एएलयूज वगैरह लगे हुए हैं ज़ीरोस का, या एएलयू का अपना रिजल्ट जो है। हम यहाँ पे देख रहे हैं डिफरेंट तरह के हमारे पास मक्स लगे हुए हैं, मल्टीप्लेक्सर लगे हुए हैं, प्रोग्राम काउंटर्स हैं, डिफरेंट तरह की इंस्ट्रक्शंस मेमोरी है, डेटा मेमोरी, रजिस्टर्स की मेमोरी हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, जिसके अंदर हम डिफरेंट तरह के इंस्ट्रक्शंस को इनपुट और आउटपुट दे रहे हैं। हमारे पास कंट्रोल यूनिट्स लगे हुए हैं डिफरेंट तरह की, जो एएलयू की कंट्रोलिंग है, डिफरेंट और तरह की कंट्रोलिंग, साइन एक्सटेंशंस वगैरह हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। किसी भी एक चीज़ को प्रोसेस करते वक्त बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस जो हैं फ्लो हो रही होती हैं थ्रू आउट हमारे कंप्यूटर को, या कहेंगे थ्रू आउट द सीपीयू। आज के इस कोर्स का जो मेन कंटेंट है, जो आउटलाइन है, वो है प्रोसेसर क्लॉक। थोड़ा बहुत पूरा हम पहले देखेंगे ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट क्या है, फिर हम देखेंगे प्रोसेसर क्लॉक्स क्या होती है, इंस्ट्रक्शन किस तरह से रिप्रेजेंट होता है, इंस्ट्रक्शन की साइकिल के बारे में हम देखेंगे अपने इस कोर्स में। सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी मशीन इंस्ट्रक्शन एलिमेंट्स की। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मशीन को ज़रूरत हो सकती हैं, वो कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मशीन को ज़रूरत होती है अपने वर्क को एग्जीक्यूट करने के लिए, प्लान करने के लिए, या उसको फंक्शन को पूरा करने के लिए। तो हमारे पास जो एलिमेंट्स जिनकी ज़रूरत पड़ती है वो है आपके पास ऑपरेशन कोड, सोर्स ऑपरेंड रेफरेंस, रिजल्ट ऑपरेंड रेफरेंस और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रेफरेंस। ऑपरेशन कोड क्या है? ऑपरेशन कोड हमें बताता है कि हमें कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है गिवन इंस्ट्रक्शन के ऊपर। आया उसको उस डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना है, उसके अंदर कोई एडिशन करनी है, कोई सब्ट्रैक्शन करनी है, कोई प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई क्या करना है अपने उस डेटा के ऊपर। हमने उसको हम जो कंप्यूटर को बताते हैं, जो हम अपने सीपीयू या दूसरे फंक्शंस को बताते हैं, हम थ्रू दिस ऑपरेशन कोड डिफाइन कर रहे होते हैं। फिर सोर्स ऑपरेंड रेफरेंस, जब भी हम अपनी कोई इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं असेंबली लैंग्वेज या किसी भी दूसरे उसके अंदर, तो सोर्स ऑपरेंड रेफरेंस एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ये रेफरेंस जो है आपके बता रहे होते हैं कि आपने इनपुट जो कहाँ से लेना है, या आपकी सोर्स क्या है जो आपको इनपुट प्रोवाइड कर रही है। वैसे ही आपके पास रिजल्ट ऑपरेंड रेफरेंस है, ये बता रहे होते हैं कि आपका जो रिज़ल्ट है वो कहाँ पर मौजूद है या कहाँ पर ले जाकर आपने उसको रखना है। वैसे मोस्टली अगर हम बात करें असेंबली की, तो असेंबली का मोस्टली जो कोड है वो जाके आपके ए जो आपके पास रजिस्टर होता है उसके अंदर सेव हो रहा होता है, और फिर हम वहाँ से उसको कहीं बाहर जहाँ पे भी हमें उसको भेजना होता है हम वहाँ से उसको डायरेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रेफरेंस हमें बता रहा होता है कि हमारी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कहाँ पर है। मोस्टली प्रोग्राम काउंटर या इस तरह के जो दूसरे काउंटर्स वगैरह होते हैं वो हमें बता रहे होते हैं कि हम कहाँ तक हमने अपना डेटा एग्जीक्यूट या फेच कर लिया है और अब हमारी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या होगी। जब हम इंस्ट्रक्शन की रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तो हमारा कोई भी जो इंस्ट्रक्शन है वो कम से कम 16 बिट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन के ऊपर मुश्तमिल होता है। 16 बिट्स से मुराद ये है कि अगर 1 की बात करें तो 1 हमारे पास सिर्फ एक बिट है। अगर हम 1 की बात करते हैं तो 1 हमारे पास सिर्फ एक बिट है। अब जैसे ये मेरे पास 2 बिट्स हो गई, ये 3 बिट्स हो गई। जैसे हम अपनी मैथ्स के अंदर बात कर रहे होते हैं इस तरह से यूनिट 10, 100, 1000 एंड 10,000 एंड सो ऑन चलता जा रहा होता है। वैसे ही यहाँ पे हम बात कर रहे होते हैं बिट्स की,
कोई भी इंस्ट्रक्शन जो है वो कम से कम 16 बिट्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। इन 16 बिट्स को हम तोड़ते कैसे हैं? 16 बिट्स को हम तोड़ते हैं कि फर्स्ट 4 बिट्स जो हैं वो आपके पास किसकी होती हैं? ऑप्ट कोड की। ये 4 बिट्स भी हो सकती हैं, 6 बिट ऑपरेंड भी हो सकता है आपके पास। 4 बिट होता है, 6 बिट ऑपरेंड एक होता है और 6 बिट का दूसरा ऑपरेंड होता है। या इस तरह से बोला जाए कि 4 बिट का आपके पास ऑप कोड होता है, ऑपरेशन कोड होता है, और फिर 12 बिट के आपके पास ऑपरेंड्स होते हैं। अभी हमने पीछे देखा कि हमारे पास ऑप कोड क्या है। ऑपरेशन कोड हमें बता रहा होता है कि हमने क्या फंक्शन परफॉर्म करना है, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड सो ऑन। और ऑपरेंड रेफरेंस या जो आपके पास दूसरे ऑपरेंड्स होते हैं वो बताते हैं कि कहाँ से डेटा उठाना है और कहाँ पर ले जाकर हमने उसको प्लेस करना है। वैसे अगर हम जनरलाइज देखें तो ये समथिंग इस तरह से लिखा हुआ होता है कि लेट से आपके पास ऐड हो गया, ओके, ऐड आपने कर दिया दो चीज़ों को। अब दो चीज़ें कौन कौन सी हो सकती हैं आपके पास? लेट से आपके पास एक हो गया ए ऑफ एक्स, सॉरी ए के लिहाज से, और एक हो गया आपके पास लेट से बी ऑफ एक्स। अभी हम एक्स बोल रहे हैं, वहाँ पे एच और एल भी हो सकता है। तो ये ए और बी जो है हमारे पास ऑपरेंड या रेफरेंस है, और ये जो ऐड है ये आपके पास ऑप कोड का बता रहा है कि आपने ए और बी का जो डेटा है उसके अंदर क्या फंक्शन परफॉर्म करना है। 16 बिट के अलावा अगर आपका डेटा ज़्यादा बड़ा है तो आप इसको 32 बिट की इंस्ट्रक्शंस भी हो सकती हैं और 64 बिट इंस्ट्रक्शंस भी हो सकती हैं, डिपेंड ऑन द वर्किंग। ये टोटल आपके पास 16 बिट का होता है मिनिमम जिसकी बात करते हैं। अगर एक सिंपल सैम्पल देखें तो आपके पास यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि ऑप कोड और फिर यहाँ पे ऑपरेंड। 12 बिट ऑपरेंड या अलग अलग तोड़ के इस वजह से भी होता है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पास आउटपुट नहीं होता, हमें पता है बाय डिफ़ॉल्ट वो जाकर एक्यूमुलेटर में या ए रजिस्टर के अंदर सेव हो रहा होता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम उसको तोड़ देते हैं दो जगहों में, इस वजह फिर उसी को कंटिन्यू करते हैं। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जो मशीन इंस्ट्रक्शन की होती है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो हमने क्या करा, हमने हर अपनी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको कुछ ना कुछ नाम प्रोवाइड कर दिया है, उनके कुछ ना कुछ रेफरेंसेस प्रोवाइड कर दिए हैं, एब्रीविएशन या इस तरह से कहें कि न्यूमेरिक्स उनके इंडिकेटर्स बना दिए होते हैं कि भाई अगर ये लिखा जाएगा ऑप कोड में तो हमें पता है या हमारे कंप्यूटर को पता है कि ये फंक्शन परफॉर्म होना है। वैसे अगर हम बात करें तो सारा कंप्यूटर जो है वो 1010 के बेस पे चल रहा होता है। अब पीछे से कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि ए और बी से आती हुई चीज़ को ऐड करना है? लेट से उसके आगे कोई भी एंड गेट लगा हुआ है तो उसको कैसे पता चलेगा कि पीछे से 1 और 0 आ रहा है? या हम कैसे उसको 1 और 0 उस जगह पे प्रोवाइड कर रहे होते हैं? तो हम ए एंड लिख देते हैं, सॉरी हम ए ऐड लिख देते हैं। ऐड क्या बता रहा होता है कि भाई उस जगह पर जाकर आपने किसी भी चीज़ को प्लस करना है, और फिर प्लस करने के लिए हम उसको दो डेटा प्रोवाइड कर रहे होते हैं। वैसे ही उन दोनों डेटा के ऊपर भी हमने इसी तरह से कोडिंग की होती है, या वो भी किसी चीज़ के एब्रीविएशन किसी चीज़ को इंडिकेट कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में हमने जो नीचे लिस्ट लिखी हुई है, जैसे ऐड के लिए ऐड का यूज़ किया हुआ है, सब्ट्रैक्ट के लिए हम सब लिखते हैं, मल्टीप्लाई के लिए हम MYP लिख रहे होते हैं जो कि मल्टीप्लाई को शो कर रहा है, डिवाइड के लिए DIV, लोड के लिए LOAD, और स्टोर के लिए STORE नहीं यूज़ किया जाता। खैर ये तो कुछ सिंपल एग्जांपल हैं या कहेंगे सिंपल अर्थमेटिक्स या सिंपल मूवमेंट को शो कर रहा है। इसके अलावा भी हमारे पास न्यूमेरिक्स और एब्रीविएशंस मौजूद होती हैं। टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन जैसे हमने बात की थी लास्ट उसमें, तो हमारे पास आता है डेटा प्रोसेसिंग, डेटा स्टोरेज, डेटा मूवमेंट, ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल। जब डेटा प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो हमारे पास अर्थमेटिक और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन दोनों मौजूद होती हैं। हमारा डेटा ALU के अंदर जाता है, प्रोसेस होता है और फिर आगे कहीं पे जाकर सेव हो रहा होता है। डेटा स्टोरेज की बात करें तो डेटा स्टोरेज में सिर्फ मेमोरी इंस्ट्रक्शंस का यूज़ किया जाता है कि यहाँ से डेटा उठाओ, यहाँ पे सेव कर दो, या यहाँ पे ले जाके डेटा को सेव कर दो, स्टोर कर दो, यहाँ से डेटा उठा लो या लोड कर लो। डेटा मूवमेंट के अंदर IO इंस्ट्रक्शंस होती हैं। IO इंस्ट्रक्शन से मुराद कि इनपुट कहाँ से लेना है, आउटपुट कहाँ से देना है। ये ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल, ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल जैसे अगर सी जावा वगैरह के अंदर हम बात करते हैं तो सी जावा के अंदर हमारे पास या दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर हम कहते हैं कि हमने या अगर सिंपल वर्ड्स के अंदर कहें तो ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल वो होती हैं जो अपनी कंट्रोल को किसी दूसरे पॉइंट्स के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि दो कंडीशंस हैं। एक कंडीशन आपके पास बता रही है कि अगर
1 आया तो ये पहली वाली कंडीशन फॉलो हो, अगर 0 आया तो दूसरी कंडीशन फॉलो हो। लेट्स से कि आपके पास एक स्विच लगा हुआ है, अगर हम इसको लॉजिक डिज़ाइन के लिहाज से बात करें तो हमने बात करी कि भाई हमारे पास एक स्विच लगा हुआ है, और स्विच ऑन हो सकता है या ऑफ हो सकता है। हमने कहा कि अगर स्विच ऑन हो, लेट्स से हमारी जो कंडीशन है वहाँ पे अलार्म लगा हुआ है, जब भी स्विच ऑफ हो जाए, सही है, जैसे किसी ने कोई तार वार काट दी, जैसे ये सर्किट ऑफ हो जाए तो अलार्म बजने लगे। अगर स्विच ऑन है या स्विच चल रहा है, वो कनेक्शन चल रहा है, वायर नहीं काटी हुई किसी चोर वोर ने आके, तो लेट्स से कि अलार्म ऑफ रहे। अब ये ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल है। ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल से क्या, वो टेस्ट कर रहा होता है वहाँ पे दो इंस्ट्रक्शन के बीच में, स्विच अभी लगा हुआ है या स्विच नहीं लगा हुआ। लेट से किसी ने उस स्विच को ब्रीच कर दिया तो क्या होता है, अलार्म बजना शुरू हो गया। तो ये जो पहले ट्रांसफ़र था कि अलार्म ना बजे, उसने अपना कंट्रोल किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर दिया। ऐसे ही जब हम कोडिंग वगैरह लिख रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं, हम बहुत सारी इंस्ट्रक्शन को स्किप करके किसी स्पेसिफिक जगह पर वापस चले जाते हैं कि भाई हमने यहाँ से उठकर यहाँ तक जाना है, बीच में कुछ भी फंक्शन है हमें उसको फॉलो नहीं करना। फिर आगे जाके चाहे आप बेशक दोबारा से बीच में इंस्ट्रक्शन देकर आ जाएं। इसके अंदर आपके पास टेस्ट आ रहे होते हैं, आपने डिफरेंट तरह के टेस्ट परफॉर्म कर रहे होते हो कि भाई ये काम हो रहा है या ये नहीं हो रहा, या आपकी कोई चीज़ स्मॉल है या कैपिटल बड़ी आ रही है। जैसे नंबर के लिहाज से हम कहते हैं कि 90 से कम है, 90 से ज़्यादा है, तो जैसे कि लेट से कि गर्मी ज़्यादा हो रही है अगर लेट से, तो हमने वहाँ पे फ़ैन के साथ लगाया हुआ कि जैसे ही 30 से ज़्यादा टेम्परेचर हो फ़ैन चल जाए, या 30 टेम्परेचर हो फ़ैन चल जाए, उससे कम पे फ़ैन ना चल रहा हो, या एसी वगैरह जो भी। ब्रांच इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ब्रांच इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या होता है, आपके पास ब्रांचेस बनी हुई होती हैं। एक सेट कंप्लीट करने के बाद या अगर उस ब्रांच को कॉल किया जाता है तो वो ब्रांच क्या करती है, वहाँ से कहीं दूसरी जगह पर शिफ्ट कर जाती है। या ब्रांच के अंदर बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि जब तक वो पूरी फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा वो आगे कहीं पर मूव नहीं कर रहा होता। इन्हीं इंस्ट्रक्शन के अंदर जो प्रोसेसर हमारा प्रोसेस कर रहा होता है, अगर हम बात करें तो कितने तरह के हम एड्रेसेस दे सकते हैं। हम 3 तरह के एड्रेसेस दे सकते हैं, जिसमें एक ऑपरेंड, 2 ऑपरेंड और तीसरा रिजल्ट हो। हम 2 तरह के एड्रेस दे सकते हैं, सोर्स और डेस्टिनेशन। जस्ट हम एक डेस्टिनेशन दे सकते हैं, या तो सोर्स या डेस्टिनेशन, या अगर हमारी मर्जी है तो हम कोई भी एड्रेस ना दें। ये 4 टाइप्स होती हैं हमारे पास। जो लास्ट 0 एड्रेस वाली है ये मोस्टली यूज़ की जाती है पुश और पॉप के अंदर। ये जब हमें कोई काम स्टैक के अंदर लाइन अप करना हो, लेट्स से हमारे पास कुछ 6 काम है, हमने पहला काम परफॉर्म किया, दूसरा परफॉर्म किया, मुझे तीसरा परफॉर्म नहीं करना है, तो मैं क्या करूँगा, उसको एक स्टैक मेमोरी होती है, ये एग्जाम्पल के तौर पे समझने के लिए मैंने क्या करा, उसको एक स्टैक मेमोरी के अंदर लाइन अप कर दिया कि ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मैं बाद में करूँगा। मैंने चौथा करा, पांचवा करा। अब जो छठा काम है वो भी मुश्किल है, मैंने कहा पहले तीसरे वाले को करूँ, तो तीसरे वाले को मैंने वापस बुलाया, तीसरे वाले को वापस पॉप करा। पहले जो हमने भेजा था उसको पुश कहते हैं, जो बाद में हमने वापस उसको बुलाया उसको हमने पॉप करा, उसको परफॉर्म करा, फिर देन वी डू द लास्ट का वर्क। इस पुश एंड पॉप के अंदर हमारे पास फिक्स होता है कि हमारा डेटा कहाँ पर जाकर सेव होगा, तो हमें एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं होती। हम सिर्फ क्या कहते हैं, हमने ऐसे बता दिया ऑपकोड पुश या पॉप, दैट्स इट। वो खुद ही से जाकर मेमोरी के अंदर या खुद ही से जाकर स्टैक के अंदर सेव कर देता है। जब हमें वन डेस्टिनेशन देनी होती है तो या तो हम बताते हैं कि भाई यहाँ से डेटा उठा लो, या तो हम बताते हैं कि यहाँ पर डेटा रख दो। मोस्टली जैसे टेस्ट वगैरह की होती है, हम किसी अल्फ़ाबेट को टेस्ट कर रहे हैं, हमने किसी स्विच को टेस्ट कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करना होता है। लेट्स से कि वो जो करंट आ रहा है किसी भी स्विच में वो ए से रिप्रेजेंट करना है, तो मैं टेस्ट ए कर दूंगा कि भाई ए को टेस्ट करते रहो, 1 से छोटा है 1 से बड़ा है या वॉट एवर। जब 2 एड्रेस होंगे तो हमें बताना होगा कि भाई सोर्स कौन सी है, डेस्टिनेशन कौन सी। लेट से मुझे मूव करना है डेटा बी से ए सी के अंदर, तो बी मेरे पास सोर्स हो जाएगी जिसके पास डेटा मौजूद है, सी मेरे पास डेस्टिनेशन हो जाएगी जहाँ पर मुझे जाना है। 3 उसके अंदर हम बताते हैं कि 2 कौन सी जगह है, और तीसरा रिजल्ट। लेट्स से कि मुझे ऐड करना है बी और सी को, और फिर मुझे वो रिजल्ट ए के अंदर शो करना है, तो हम 3 एड्रेस वाला फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इससे ज़्यादा का एड्रेस या 0 से कम एड्रेसेस को यूज़ नहीं किया जाता। जब हम ऑपरेंड की बात करते हैं तो ऑपरेंड के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। एड्रेसेस हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं, करैक्टर हो सकते हैं, लॉजिकल डेटा हो सकता है।
सही है। एड्रेसेस के अंदर हर जगह का मेमोरी का कुछ ना कुछ एड्रेस मौजूद होता है, हमें वो यहाँ पर डिफाइन करना होता है कि भाई ये एड्रेस है उस मेमोरी का जहाँ पर मुझे जाना है। उस एड्रेस को हम नंबर्स के थ्रू भी डिफाइन कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर हम पहुँचना चाहते हैं। लेट्स से अगर इन दो की बात करें, अगर हमें किसी जगह पर पहुंचना है तो हम जनरलाइज क्या करते हैं, हम उस जगह का एड्रेस निकाल लेते हैं, भाई हमें बता दो फलां घर या फलां इलाका या फलां शहर कहाँ पे मौजूद है, या कोई भी फलां जगह हमारे पास कहाँ मौजूद है, गूगल हमें वहाँ तक लेके चला जाता है। लेकिन उसी जगह का अगर आप नंबर निकालो तो नंबर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स चेक करने पड़ेंगे, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स कौन से, आप उनको डालोगे तो भी आपके पास वही जगह निकल कर आ रही होगी। फिर उसके अलावा हमारे पास कैरेक्टर्स होते हैं जो डिफरेंट तरह की चीज़ों को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। ये कैरेक्टर्स हमने फिक्स किए होते हैं कि भाई अगर ये आया, ये कैरेक्टर बोलेंगे तो यहाँ पर पहुँचना है, ये कैरेक्टर बोलेंगे तो हमने यहाँ पर पहुँचना है। फिर कुछ डेटा हमारे पास होता है लॉजिकल। लॉजिकल डेटा वो होता है जो किसी लॉजिक के बेस पे वर्क कर रहा हो कि अगर ये डेटा आएगा तो आप डेटा यूज़ कर सकते हो, वरना नहीं। लेट्स से मैंने कोई भी लॉजिक लिख के आगे ए लिखा हुआ है, लेकिन ए का डेटा उसी वक्त मिलेगा जब पीछे आप एडिशन कोई परफॉर्म कर कर आ रही होगी। लेट्स से वहाँ पे लिखा हुआ है ए इक्वल्स टू बी प्लस सी। तो ये इस तरह के आपके पास, खैर ये तो एक एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास और इस तरह की डिफरेंट लॉजिकल डेटा मौजूद हो सकता है। बेसिक ऑपरेशन क्या होते हैं किसी भी प्रोसेसर के? अभी तक जो चीज़ हम देख रहे थे उसके अंदर हम देख रहे थे कि भाई प्रोसेसर की प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोसेसर की वर्किंग किस तरह से चल रही होती है। उसके जो प्रोग्रामिंग के अंदर हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई डिफरेंट तरह के ऐड कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, या जो भी उसके डिफरेंट और प्रोसेसिंग के यूज़ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ऑपकोड कह रहे होते हैं। अच्छा, डेटा कहाँ से उठता है, कहाँ पे जा रहा होता है, उसको हम एड्रेसेस या ऑपरेंड बोल रहे थे। अब प्रोसेसर का बेसिक अपना फंक्शन क्या है? प्रोसेसर का बेसिक जो फंक्शन है वो है किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट करना या फेच करना, कहीं से डेटा उठाना, एग्जीक्यूट करना, सेव करना, ये है। अगर बेसिक ऑपरेशन की बात करें तो ये दो ऑपरेशन हमारे पास मौजूद होते हैं किसी भी प्रोसेसर के। सबसे पहला है आपके पास एग्जीक्यूट द सॉफ्टवेयर बाय फेचिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी। किसी भी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए, लेट्स से कि आप पावर पॉइंट चला रहे हैं अभी, या आप कोई वीडियो चला रहे हैं या यूट्यूब के ऊपर, या कोई भी इस तरह से आपने गूगल क्रोम आपने चला स्टार्ट करा, तो ये एक सॉफ्टवेयर है। प्रोसेसर का काम क्या होता है, इस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए डेटा को, इंस्ट्रक्शन को पहले फेच करो। जैसे आपने किसी चीज़ पे क्लिक करते हैं तो उस क्लिक का प्रोसेसर के पास पूरी एक टेबल बना होता है कि भाई अगर यहाँ क्लिक करा तो इसका मतलब ये है, यहाँ क्लिक करा तो इसका मतलब ये है। आप क्लिक करा, एंटर करा, या आपने कोई और चीज़ से आपने उसको कोई और चीज़ से आपने उसको प्रेस कर दिया, लेट्स से टच स्क्रीन वगैरह के थ्रू किसी और तरह से आपने इनपुट दिया कि मुझे यहाँ पे जाना है, तो उस प्रोसेसर के पास टेबल बना हुआ होता है, वो उसके अंदर से जाके सर्च करता है। जैसे अगर एक्सेल शीट के अंदर हमें कोई चीज़ सर्च करनी होती है तो हम फिल्टर लगाते हैं, वैसे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो वो उसके अंदर से पूरा सर्च करता है कि कहाँ पे ये डेटा मौजूद है, मैंने कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है। लेट्स से आपने गूगल क्रोम के ऊपर क्लिक करा, या चलो अगर आपने लेट्स से किसी वर्ड की फाइल के ऊपर क्लिक करा, तो उसको पता है कि अच्छा वर्ड की फाइल पे क्लिक करा। अब वर्ड चलाने के लिए उसको कौन कौन से डेटा चाहिए, पहले तो उसको वो डेटा चाहिए जो वर्ड का आपके पास बेस बना रहा हो, फिर वो डेटा जो आपने क्लिक करा, जो वहाँ पर उस जगह पर आपने सेव किया था, उस मेमोरी एड्रेस पे सेव किया था, वो डेटा उठाकर आपके पास लेकर आएगा। फिर उसको मेमोरी के अंदर से जो उठा के लाया उसको फिर आपको शो करना, ये काम होता है एक बेसिक कंप्यूटर का। ओके, दूसरा पॉइंट क्या है आपके पास? दूसरा पॉइंट जो है आपके पास, लुक फॉर एक्सटर्नल सिग्नल एंड रिएक्ट अकॉर्डिंगली। लुक फॉर एक्सटर्नल सिग्नल से मुराद, जैसे अब आपने बाहर से क्लिक करा तो बाहर से जो चीज़ क्लिक हुई उससे क्या मतलब है, उसका वो क्या कहना चाह रहा है, जो आपने बाहर से इनपुट दिया है वो फिर अपनी टेबल के अंदर से उस चीज़ को देखता है और फिर उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। एग्जीक्यूशन टाइम इतना ज़्यादा कम होता है, या कहें कि एग्जीक्यूशन साइकिल किसी भी इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करने के लिए इतनी ज़्यादा कम होती है कि हमें पता नहीं चलता कि कंप्यूटर क्या कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन कर रहा है, या कंप्यूटर हमारा डिले है। हमें बस लगता है हमने क्लिक करा, लोगो नज़र आया किसी भी वर्ड का, MS वर्ड का, और हमारे पास वर्ड पूरा ओपन हो गया वो चीज़।
लेकिन पीछे इसकी बहुत ज़्यादा एग्जीक्यूशंस चल रही होती हैं, चेक हो रहा होता है कौन सा डेटा था, कहाँ पे मेमोरी में पड़ा था, कहाँ पे एग्जीक्यूट करके शो करना है, हम सारी चीज़ें यहाँ पर देख रहे होते हैं। फिर हम बात करते हैं कि एग्जीक्यूट करने के लिए जो हमने कहा कि टाइम बहुत ज़्यादा कम लेता है, तो ये बहुत ज़्यादा कम टाइम डिफाइन कौन कर रहा होता है कि भाई इतना टाइम लेना है किसी भी मेमोरी को या किसी भी इंस्ट्रक्शन को, एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रोसेसर की क्लॉक, घड़ी। प्रोसेसर के अंदर एक क्लॉक लगी होती है। इस क्लॉक जिस तरह से सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस हमारे पास चीज़ होती है, तो ये हमारे पास सिंक्रोनस के लिए यूज़ होता है कि हम अपने डेटा को सिंक्रोनाइज कर लें इस क्लॉक के थ्रू। इसकी जो टाइमिंग है, जो ऑन और ऑफ हो रहा है, इसके थ्रू हम अपनी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करें। यहाँ पे क्या होता है, आपकी पूरी एक क्लॉक साइकिल के तक आपका इंस्ट्रक्शन चलता है। एक साइकिल के अंदर आपके पास क्या क्या आता है, एक साइकिल के अंदर आपके पास आता है ऑन और ऑफ। इस ऑन और ऑफ के अंदर आप इस तरह से भी कह सकते हैं 1 और 0, जैसे हम अपने उसके अंदर पढ़ते आ रहे थे अभी तक लॉजिक डिज़ाइन के अंदर, वंस और ज़ीरोस। इसके अंदर जो लाइन आपके पास ऊपर जा रही है इसको आप राइजिंग एज बोलते हो, ये आपके पास राइजिंग एज है, और ये आपके पास फॉलिंग एज है। उसी तरह से ये जो राइजिंग एज के ऊपर वाला हिस्सा है इसको आप बोलते हो लेवल, पॉजिटिव लेवल। और ये जो आपके पास नीचे लेवल है, ये जो नीचे छोटा सा हिस्सा नज़र आ रहा है, ये आपके पास नेगेटिव लेवल कहला रहा होता है। इसके अंदर जो हाई चीज़ जा रही होती है वो आपके पास 1 कहलाता है। ये पोर्शन यहाँ से यहाँ तक मेरे पास 1 है, और फिर यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन मेरे पास 0 है। मैं इस पूरे फंक्शन के दौरान, इस पूरे साइकिल के दौरान वर्क करता हूँ। या तो मैं इस 1 के अंदर काम कर रहा होता हूँ, या मैं इस 0 के अंदर वर्क परफॉर्म कर रहा होता हूँ। इस पूरे साइकिल को बोलते हो 1 क्लॉक पीरियड। इस क्लॉक पीरियड के अंदर आप अपनी कोई भी प्रोसेसिंग एक्टिविटी को परफॉर्म करते हो। राइजिंग एज, फॉलिंग एज भी बोला जाता है इसको, सनराइज सनफॉल भी बोला जाता है, 1 और 0 भी बोला जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव एज भी बोला जाता है। डिफरेंट तरह के इसके नाम है। ठीक है, ऑन और ऑफ भी बोला जाता है इसको। ओके, ये ऑन और ऑफ जो है डिपेंड कर रहा होता है सर्किट की डिज़ाइनिंग और प्रोग्रामिंग पे। बास इस तरह के सर्किट होते हैं जो ऑन के ऊपर काम करते हैं, वंस के ऊपर काम कर रहे होते हैं, राइजिंग एज पे काम कर रहे होते हैं। बास सर्किट इस तरह के होते हैं जो हमारे पास लो के ऊपर, फॉलिंग एज के ऊपर, ज़ीरोस के ऊपर अपना वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास आता है प्रोग्राम काउंटर, या जिसको हम बोलते हैं और एक ये जो लिखा हुआ है ऑल्सो नोन एज बाइनरी काउंटर। ये हमें बताता है कि हम हमारी जो प्रोग्राम है, हमने कितना प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर लिया है, नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है हमारे पास, या नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कहाँ पर मौजूद है। हम अगर हमने कोई प्रोग्राम बीच में छोड़ दिया तो हमने कहाँ तक एग्जीक्यूट कर लिया था, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी होगी, हमें ये प्रोग्राम काउंटर बता रहा होता है। हर जैसे जैसे आपके पास क्लॉक चेंज होती जाती है, इस प्रोग्राम काउंटर के अंदर एक राइज होता जाता है। जैसे अगर लेट्स से 1 है, जैसी मेरी वो क्लॉक साइकिल ख़त्म हुई, इसके अंदर ये 1 से 2 हो जाएगा। जैसे क्लॉक साइकिल का दोबारा ख़त्म हुई, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 एंड सो ऑन चलता रहेगा अनटिल अनलेस कि आपका प्रोग्राम या आपने जो प्रोसेसिंग का वर्किंग है वो आपने ख़त्म ना कर दी हो। जैसे ही आप इसकी प्रोसेसिंग ख़त्म करते हैं, आपका प्रोग्राम काउंटर वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, काउंट कर रहा होता है कि आपने कितनी इंस्ट्रक्शन कर ली है और आपके पास और कितनी इंस्ट्रक्शन बाकी है। फिर बेसिक इंस्ट्रक्शन साइकिल कौन कौन से हमारे पास प्रोसेसर के, 2 ही तरह के बेसिक इंस्ट्रक्शन है, या कहें कि 3 तरह के वर्किंग परफॉर्म कर रहा होता है। या तो वो फेच करता है कंप्यूटर, प्रोसेसर जो है हमारा, या तो वो इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है, या वो एग्जीक्यूट करता है। वैसे जो हमारे पास एक एक सिंपल इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या है, फेच करो, डिकोड करो और एग्जीक्यूट करो। सबसे पहले अगर फैच की बात करते हैं तो फैच के अंदर 3 पॉइंट हैं। 3 पॉइंट के अंदर सबसे पहले फैच की जाती है मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को, उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया जाता है। डिकोड से मुराद उस चीज़ को चेक किया जाता है, डिकोड से मुराद वापस से कोड तोड़ा जाता है, चेक किया जाता है कि उस कोड के अंदर लिखा क्या था, उस जगह पे जो डेटा मौजूद था उसके अंदर लिखा हुआ क्या है, वो किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, या वो जो डेटा वहाँ पर आया है वो एड्रेस है, या एड्रेस नहीं कोई दूसरी मेमोरी का एड्रेस है, या डेटा है कुछ, क्या चीज़ है।
फिर उसके बाद अगर आपको और फैच करना है तो आप और फैच कर सकते हो मेमोरी में अगर नेसेसरी है तो यहाँ पे आपके पास फैच और डिकोड दोनों वर्क हो गए। फिर आपके पास आता है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट के अंदर आपके पास दो पॉइंट हैं। आपने क्या करना है, जो भी डिकोड हुआ हुआ डेटा आया है आपने उस डिकोड हुए हुए डेटा को अकॉर्डिंग टू द नीड, जो भी वो बोल रहा है, आपने एग्जीक्यूशन परफॉर्म करनी है। फिर आपने अपने रिजल्ट को कहीं पे शो करना है। अब इससे पहले आपके पास दो चीज़ें लगी होती हैं, एक होता है स्टार्ट और एक होता है हॉल्ट। स्टार्ट करा आपने कोई भी प्रोग्राम, आपने अपना कंप्यूटर या प्रोसेसिंग का वर्क स्टार्ट करा तो वो इसी लूप के अंदर फंस जाता है, वो इस लूप के अंदर आकर रुक जाता है। फैच करो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करो, फैच करो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करो, फैच करो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करो, फैच करो एग्जीक्यूट करो, फैच करो एग्जीक्यूट करो, अनटिल अनलेस कि आप वो फंक्शन या वो काम ख़त्म नहीं कर देते। आपने जैसे ही काम ख़त्म करा आपका प्रोसेसर कहाँ चला जाता है, हॉल्ट पे। हॉल्ट का मतलब ये है कि प्रोग्राम एंड हो गया, प्रोग्राम रुक गया है। बाज़ों का हॉल्ट टेम्परेरी होता है, बाज़ों का हॉल्ट जो है आपका परमानेंट हो जाता है। डिपेंड करता है, जैसे टेम्परेरी के अंदर ऐसा होता है कि आपका प्रोग्राम रुक कर कोई दूसरा फंक्शन परफॉर्म होना शुरू हो जाए। दूसरे फंक्शन से मुराद ये है, बाज़ हम देखते हैं कि हमारा सिस्टम हैंग हो गया और कुछ और प्रोसेसिंग जो है वो बैकग्राउंड में, जैसे टास्क मैनेजर के अंदर अगर आप जाके देखें तो वहाँ पर परफॉर्म होना शुरू हो जाती है। उसी को थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं, जो भी लास्ट स्लाइड थी। इसके अंदर आपके पास इंटरनल सीपीयू रजिस्टर्स भी यूज़ होते हैं। जो डिफरेंट इंटरनल सीपीयू रजिस्टर है उसके अंदर प्रोग्राम काउंटर है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है और एक्यूमुलेटर है। प्रोग्राम काउंटर अभी हम देख कर आए हैं, जो हमें बता रहा होता है कि कौन सा नंबर चल रहा है या कौन सा नंबर नेक्स्ट है हमारे पास। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है, ये हमें बता रहा होता है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है, कौन सी जो इंस्ट्रक्शन है हमें एग्जीक्यूट करनी है। प्रोग्राम काउंटर बताता है कौन सी चल रही है, कहाँ पे हम खड़े हुए हैं। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर बता रहा होता है कि कौन सी एग्जीक्यूट करनी है या हो रही है। एक्यूमुलेटर क्या होता है, ये टेम्परेरी स्टोरेज है। जितना भी डेटा आफ्टर प्रोसेस आता है हम कोशिश करते हैं उसको यहाँ पे रखें और यहाँ से फिर हम आउटपुट के ऊपर हम उसको ट्रांसफ़र कर दें। ये एक टॉप लेवल व्यू है जो हमारे कंप्यूटर का था, जो हमने देखा था, जिसके अंदर आपके पास सीपीयू, मेन मेमोरी और आईओ आ रहे थे। और फिर इन सबको मिक्स करने के लिए, आपस में जोड़ने के लिए आपके पास सिस्टम बस या इंटरकनेक्शंस गिवन थे। ये सिस्टम बस के अंदर आपके पास तीनों तरह की बस आ रही होती हैं, डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस। हम फंक्शन क्या कर रहे होते हैं, अपने डेटा को सीपीयू से, आईओ मॉड्यूल से लेकर मेमोरी के अंदर और फिर वापस सीपीयू के अंदर, इसके अंदर हम अपने डेटा को फ्लो कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। ओके, इसके अंदर और जो कुछ पॉइंट्स आपके पास लिखे हुए हैं, जैसे PCIR हम देख चुके हैं। उसके अलावा हमारे पास होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर, ये यहाँ नीचे भी लिखा हुआ है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या कर रहा होता है, वो मेमोरी जिसको आप एड्रेस कर रहे हो वो यहाँ पर आ रही होती है, उसका नंबर यहाँ पे आ रहा होता है। मेमोरी बफर रजिस्टर जो नेक्स्ट आने वाली है, जो आपने स्टैक में लाइनअप करी हुई है, वो यहाँ पर आ रहा होता है। वैसे आईओ इनपुट आउटपुट का एड्रेस कौन सा है और उसी का बफर सॉर्ट ऑफ आपके पास स्टैक है जो यहाँ आईओ के अंदर और दूसरे आपके पास मेमोरी के अंदर पड़ा हुआ होता है। अब दो तरह की चीज़ें होती हैं, या तो वो चीज़ इंस्ट्रक्शन होगी या वो दूसरा डेटा मौजूद होगा आपकी मेन मेमोरी के अंदर। यहाँ पे हमने इंस्ट्रक्शंस को थोड़ा सा हिस्सा दिया हुआ होता है, थोड़ा सा हिस्सा हमने अपने डेटा को दिया हुआ होता है। यहाँ से जो भी चीज़ जा रही होती है, अगर इंस्ट्रक्शन है तो इंस्ट्रक्शन वाले एरिया में, एड्रेस या डेटा है तो डेटा वाले उसके अंदर। सिस्टम बस के अंदर जो 3 बसेस हैं वो डिफाइन कर रहा होता है कि आपको कहाँ जाना है। एड्रेस बस बताता है कि डेटा का एड्रेस है या इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है। फिर कंट्रोल बस कंट्रोल कर रहा होता है, डेटा बस वहाँ से डेटा लेकर आना या वहाँ पर डेटा लेकर जाना कर रहा होता है। डिटेल स्टेप्स के अंदर अगर आप देखें इन्हीं चीज़ को, तो क्या होता है, एड्रेस इन प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर आता है, पहले फेच करता है वहाँ से, फिर हम क्या कहते हैं इंस्ट्रक्शन मेमोरी से जाकर इंक्रीमेंट करते हैं प्रोग्राम काउंटर में। इंस्ट्रक्शन जो भी लोड हुई होती है IR के अंदर उसको एग्जीक्यूट करते हैं, डिकोड करते हैं जो इंस्ट्रक्शन हमने वहाँ पे लोड की होती है IR के अंदर। फिर जो भी डिकोड किया हुआ है उसको फेच करते हैं, जाकर उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं और वापस जाकर या तो स्टोर कर देते हैं या आउटपुट के अंदर शो करके फिर स्टोर कर देते हैं।
ये एक सिंपल, यही सारी एग्जीक्यूशन और फेच की हमने एग्जांपल विद रिस्पेक्ट टू नंबर्स और सीपीयूज और अदर थिंग्स हमने यहाँ पे शो की हुई है। लेट्स से आपके पास ये पीसी, एसी और आईआर गिवन है, ये मेमोरीज हैं आपके पास और ये कुछ डेटा वगैरह गिवन है। सबसे पहले स्टेप 1, प्रोग्राम काउंटर बोलता है 300 पे चले जाओ। 300 पे गए हम मेमोरी के अंदर, वहाँ पे जो भी डेटा पड़ा हुआ था या जो भी चीज़ पड़ी थी उसको हम लेकर कहाँ गए, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के ऊपर। ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर बताता है कि क्या काम करना है। लेट से ये 1940 जो था, इसका मतलब ये था कि जो भी डेटा आपके पास 1940 के अंदर जैसे हमने बताया था ऑपरेंड और ऑपकोड दोनों चीज़ होती है। ये 1 बता रहा है हमारे पास कि क्या फंक्शन परफॉर्म करना है, और ये बता रहा है कि कहाँ पे वो एड्रेस है। लेट्स से कि ये 4 बिट है और ये बाकी का 12 बिट है। 4 तो 4 3 12। 940 पे जाओ। लेट्स से ये 1 जो है ये बता रहा है कि मूव करना है, तो 940 से मूव करना है कहाँ, एसी पे। तो हमने क्या करा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर 940 से हमने मूव कर दिया एसी में, और साथ साथ ही एक्यूमुलेटर में या प्रोग्राम काउंटर में एक अदद क्या कर दिया, इंक्रीमेंट ऑफ 1। थर्ड स्टेप के अंदर हमने देखा ओह 301 हो गया प्रोग्राम काउंटर, हम 30 के बाद 301 पर आए। जो भी काम था, जो भी चीज़ लिखी हुई थी, हमने उसको उठाकर क्या करा, आईआर के अंदर रख दिया। अब आईआर के अंदर जो ये डेटा पड़ा हुआ था, ये हमें बताता है दोबारा से वही कि कहाँ पे जाना है, 941 पे जाना है, ये रहा 941। और 5 हमें बता रहा था कि ऐड करना है और वापस ले जाकर एक्यूमुलेटर में सेव कर देना है। एक्यूमुलेटर एक ही ऐसी चीज़ है जहाँ से हम अपना आउटपुट जनरेट कर रहे होते हैं, बी या सी या दूसरे जो होते हैं, उससे हम अपना डेटा मोस्टली नहीं जनरेट कर रहे होते हैं आउटपुट में। खैर कर भी सकते हैं, लेकिन हम मोस्टली नहीं कर रहे होते। हमने कहा ओके, हमने यहाँ से अपना डेटा उठाया और ले जाकर फिर फोर्थ स्टेप के अंदर क्या करा, हमने देखा कि हमारे पास एक्यूमुलेटर में पहले ही कुछ पड़ा हुआ था, पहले ही 3 पड़ा हुआ था हमारे पास। तो हमने क्या करा, डेटा को सेव करा, 3+2 करके 5 ले जाकर यहाँ पर हमने सेव कर दिया, और साथ साथ ही प्रोग्राम काउंटर में एक अदद इंक्रीमेंट कर दिया। जैसे ये 2 हुआ, हमने 302 के ऊपर चले गए। 302 का डेटा यहाँ पर हमने क्या करा, सेव करा। 302 का डेटा क्या बोलते हैं, दोबारा से 941 पे चले जाओ और 2। लेट से जो उसने अपना टेबल बनाया हुआ था, उसमें इस 2 का जो मतलब था, इस 2 का मतलब था कि वापस से मेमोरी के अंदर ले जाकर जो भी एक्यूमुलेटर में है वो ले जाकर मेमोरी में सेव कर दो। तो हमने वापस से ये डेटा यहाँ पर ले जाकर सेव कर दिया। ये हमने कुछ एग्जीक्यूट करे हैं, कुछ सेव करा है, कुछ प्रोसेसिंग डिकोडिंग का फंक्शन हमने यहाँ पर परफॉर्मेंस देखी है अपने प्रोसेसर की, किस तरह से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट प्रोसेस फेच कर रहा होता है मेमोरी से और डेटा को। ये जो 1 लिखा हुआ है कि यहाँ से डेटा उठा लो या डेटा को यहाँ सेव कर दो, लोड कर दो, या ये जो डेटा लिखा हुआ है ऐड का, या ये जो डेटा लिखा है कि वापस स्टोर कर दो मेमोरी के अंदर, ये टेबल पहले से बना हुआ होगा आपके जो इंस्ट्रक्शंस हैं या जो आपके पास पीछे कम प्रोसेसर है उसके पास, कि जब भी 1 क्लिक हो या 1 प्रेस करें तो ये हो, 2 प्रेस करें तो ये हो, 3 प्रेस करें तो ये हो। वैसे जो हम अपनी रियल लाइफ के अंदर लिख रहे होंगे, हम यहाँ पे लिख रहे होंगे ऐड, क्योंकि कंप्यूटर इस ऐड को नहीं देख सकता लेट से, तो कंप्यूटर क्या कर रहा होगा, इस 1 को देख रहा होगा। अब कंप्यूटर 1 को भी नहीं देख रहा होगा, लेट से कि 4 बिट का ये हेक्स बाइनरी है, तो ये 4 बिट की बाइनरी को कैसे देख रहा होगा कंप्यूटर, इस तरह से देख रहा होगा 3 1। इसके अगेंस्ट में जो हम देख रहे हैं, हम जो यहाँ पे देख रहे हैं, हम वो देख रहे हैं 1, और जो हमने अपनी प्रोग्राम के अंदर लिखा हुआ होगा वो लिखा हुआ होगा यहाँ पे ऐड। वैसे ही जो 5 है, तो कंप्यूटर के लिए 5 क्या होगा, इस तरह से होगा, ये 4 0 और 1। कंप्यूटर के लिए ये 5 है जो बाइनरी की फॉर्मेट के अंदर है। हम जो इसके अंदर लिख रहे हैं, हम 5 इस तरह से लिख रहे हैं, लेकिन जो रियल 5 होगा वो क्या, सॉरी ये ऐड नहीं है, ये मूव है। ये मूव है टू एक्यूमुलेटर, या कहें कि लोड है टू एक्यूमुलेटर, और ये है आपके पास ऐड। और फिर वैसे 2 भी आपको कुछ ना कुछ शो कर रहा होगा। कंप्यूटर 2, कंप्यूटर का 2 क्या होता है, कंप्यूटर का 2 सॉरी बाइनरी का 2 आपके पास इस तरह से होगा 1 0 का। तो कंप्यूटर जो है या जो पीछे 1 0 चल रहे होंगे वो इस तरह के टेबल्स में चल रहे होंगे, वो हमारे इस ऐड को, इस लोड को, इस स्टोर को ले जाके चेक करेगा, अच्छा कौन से नंबर का था, और पीछे और चीज़ जाकर चेक करेगी। जैसे हमने असेंबली में देखा था डिफरेंट तरह के लेवल्स बने हुए, तो हम सामने से जो हमारा एग्जीक्यूशन लेवल होता है ना यूज़र प्रोग्राम, उसके अंदर तो हमने ऐड लिख दिया, अब वो नीचे जाएगा प्रोग्रामिंग में भी, और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे, फिर इन द एंड जाते 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 वो उस लॉजिक गेट तक पहुँच जाएगा जहाँ पर उसने अपना फंक्शन परफॉर्म करना था।
लॉजिक गेट में मोस्टली आपके पास प्रोसेसर लगा हुआ होगा, प्रोसेसर के अंदर भी आपके पास डिफरेंट तरह की लॉजिक्स लगी हुई होती हैं, ऐड की, और नॉर वगैरह डिफरेंट तरह की लॉजिक्स। इसके बाद फिर यही आपके पास एक इंस्ट्रक्शन दिखाया हुआ कि किस तरह से आपके पास आता है प्रोग्राम काउंटर से आपने कोई भी इंस्ट्रक्शन उठाई, इंस्ट्रक्शन क्यू के अंदर आ गई। जब इस इंस्ट्रक्शन क्यू, हम पहले चीज़ इंस्ट्रक्शन क्यू के अंदर आती है, फिर क्यू से जब इसकी बारी आई तो उसको हमने डिकोड करा, ईएलयू के अंदर भेजा। अर्थमेटिक लॉजिक बताएगा कि उसको एग्जीक्यूट करके कहाँ जाना है, रजिस्टर में या डेटा में। अगर डेटा में जाना है तो फिर डेटा हमने लेकर आए, ईएलयू के अंदर फंक्शन परफॉर्म होगा। फिर देखेंगे अगर वापस डेटा में जाना है तो वापस डेटा में जाएंगे, अगर रजिस्टर में जाकर सेव करना है तो फिर हम रजिस्टर के अंदर जाकर सेव कर देंगे। रजिस्टर के सेव के लिए हमारे पास डिफरेंट जैसे एक्यूमुलेटर जो है ये रजिस्टर है, बी एक्स सी एक्स, इस तरह के और डिफरेंट तरह के हमारे पास रजिस्टर्स मौजूद होते हैं। ये एक साइकिल स्टेट डायग्राम गिवन है हमारी इंस्ट्रक्शन की, कि कैसे हमारी चीज़ फैच होती है इंस्ट्रक्शन, उसको हम ऑपरेंड के अंदर लेकर आते हैं, फिर वो ऑपरेंड एड्रेस कैलकुलेशन होती है, ऑपरेंड फैच होता है या वापस आ जाता है, मल्टीपल ऑपरेंड्स होते हैं तो वापस हम ऑपरेंड को फैच के लिए भेजते हैं, डेटा को एग्जीक्यूट करते हैं, डेटा की एड्रेस की कैलकुलेशन होती है, ऑपरेंड स्टोर होता है, फिर वो वापस अगर एड्रेस कैलकुलेशन में आना है या वापस एड्रेस यहाँ पे इंस्ट्रक्शन कैलकुलेशन में कहाँ पर आना है। तो ये डिफरेंट तरह की हमारे पास चीज़ें फंक्शंस परफॉर्म हो रही होती हैं। कुछ और चीज़ें जो हम इसी के अंदर देखेंगे, जैसे इंस्ट्रक्शन फैच, कैसे आपने इंस्ट्रक्शंस को फैच करते हो, इंस्ट्रक्शन ऑपरेंड को डिकोड करना होता है हमें, जो हमारे पास ऑपरेशन आ रहा है उसको किस तरह से डिकोड करना है, ऑपरेंड के एड्रेस की कैलकुलेशन होती है, और ऑपरेंड को कहाँ फैच करना है, डेटा की ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, ऑपरेंड को स्टोर कहाँ करना है, ये सारे फंक्शन हमारे इस प्रोसेसर के अंदर ये परफॉर्म हो रहे होते हैं। ये जो चीज़ हमने ली है ये रेफरेंस के तौर पे आप इन बुक्स से ले सकते हैं, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, जो IBM PC से है, जो चार्ल्स ने लिखी हुई है। आप विलियम स्टॉर्निंग, जैसे हमने लास्ट वो भी विलियम स्टॉर्निंग से ली हुई थी, आप विलियम स्टॉर्निंग की कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर से ले सकते हैं, या आप कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर सुभाद्रा घोषाल से की बुक से ले सकते हैं। आज का जो हमने टॉपिक लिया है, ये हमने लिया हुआ है प्रोसेसर बेसिक, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज। जो नोट्स यूज़ किए गए हैं वो है मिस नौशीन मुजाहिद के। आज के इस लेक्चर के अंदर यहीं तक था। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।